हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय बैच में जीओसी और आइसोमेरिज्म के बारे में। यार, जीओसी और आइसोमेरिज्म के बीच में मैंने आईयूपीएससी के 2 लेक्चर करा दिए थे, क्योंकि 11th वाले और 12th पास वालों को दोनों को ये दिक्कत आ रही थी कि जिन्होंने आईयूपीएससी नहीं पढ़ रखा है उन्हें लाइन स्ट्रक्चर से एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने में, एक्चुअल स्ट्रक्चर से लाइन स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो वो दिक्कतें ख़त्म करने के लिए मैंने पहले नॉमेनक्लेचर करा दिया, जिससे कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग अपने जीओसी वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जीओसी में हम लोगों ने टाइप ऑफ रेजोनेंस तक देख लिया था, तो आज का फोकस होगा लेक्चर का बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में। और एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एरोमेटिसिटी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई में हर साल लगभग एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का बनता ही बनता है, तो इस सवाल को अच्छे से करना है के लिए हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे, 50-55 एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। हम लोगों को नोट्स और लेक्चर तो पता ही है कहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स और लेक्चर हमें dextercam.in पे मिल जाएंगे। वहाँ पे हम लोग अपने कोर्स को क्लिक करेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हम लिंक पे भी क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से भी क्लिक करके प्रॉब्लम नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो रेजोनेंस में होमवर्क दिया था उनमें से कुछ क्वेश्चंस के रेजोनेंस के स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। जैसे हमने फिनॉक्साइड का होमवर्क दिया था, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। इसका आंसर कितना आ रहा है? 5 इंक्लूडिंग दिस। तो आराम से रेजोनेंस बना के देख लेंगे। ठीक है, ये तो आसान है, सबका आ गया था। और इसका जो वो नेगेटिव चार्ज है वो देखो ऑर्थो और पैरा पे ही गया है, मेटा पे नहीं गया है। ऑर्थो और पैरा पे गया है, मेटा पे नहीं गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का कि कहाँ कहाँ गया है। ऑर्थो और पैरा पे गया है, मेटा पे नहीं गया। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन था जो जेई ने एडवांस में पूछा था, उसका आंसर कई लोगों ने गलत दिया, कई लोगों ने सही दिया। तो अटेम्प्ट किया, ये अच्छी बात है, तो मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया है। जो गलती हो रही मैं वो बताता हूँ कि तुम कहाँ पे गलत कर रहे होगे। देखो, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट तो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि तुमने कहाँ पे इसे मिस कर दिया। ठीक है, तो फिर हम नेफ्थलेटाइन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, इसी से स्टार्टिंग करेंगे। ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और यहाँ पे 2 तक पहुँच गए। ठीक, हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए? 2 तक पहुँच गए, इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुँच गए। अब इस स्ट्रक्चर से 2 रास्ते हैं जाने के लिए। तुम लोगों ने ये 2 रास्ते अपनाए नहीं, तुम केवल इसी रास्ते पे चल दिए, इस रास्ते पे चल दिए और इससे चल के यहाँ पे आ गए सीधे, और यहाँ से यहाँ पे आ गए। तो तुम्हारे स्ट्रक्चर जो आ रहे थे 7 आ रहे थे, लेकिन जो दूसरा पाथ था ये वाला, कमेंट करके बताना किसने दोनों में से कौन कौन से रास्ते चूज़ किए। इसे अगर हम पाथ 1 दे दें, इसे कहते हैं पाथ 1, और इसे देते हैं पाथ 2। तो कितने लोगों ने पाथ 1 यूज़ किया, कितने लोगों ने पाथ 2 यूज़ किया, ये बताना पड़ेगा। और यार, बहुत PYQ सीरीज़ भी चालू हो गई है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और नई चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। एक वीडियो तुम्हारा मोटिवेशन वाला आना बाकी है, वो भी आएगा और जल्दी आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मंडे को उसे भी रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम लोग डिस्कशन उसमें करेंगे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कि जिसमें स्कूल जा रहे हैं और उन्हें अभी कोचिंग में और स्कूल को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, और कैसे यूट्यूब उनके लिए बेस्ट आउटकम दे सकता है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है हम लोग, और एक वीडियो वो भी मेरी कहानी वाला। मैं सोच रहा हूँ यार, जब डिजिटल बोर्ड आ जाए तभी वो बात करूँ। डिजिटल बोर्ड आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर यार बढ़ नहीं रहे जिस स्पीड से हम चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता ना मेरे को कि तो डिजिटल बोर्ड में खरीद ही लेता, लेकिन ठीक है चलो। ऐसे भी तो समझ में तो आ ही रही होगी मेरी बात, है ना। बात तो समझ में आ रही है, पढ़ते रहो। तुम्हारा पढ़ना जरूरी है, बोर्ड हो या मैं सामने बैठा हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ। खड़े हो जाऊँगा तो थोड़ा हाथ पैर और चलने लगेंगे, और क्या ही होगा। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये वाले दोनों स्ट्रक्चर हम लोग पार्ट 2 वाले छोड़ देते, और पार्ट 2 वाले स्ट्रक्चर छोड़ने की वजह से जो आंसर इसका आ रहा था वो 7 आ रहा था, जबकि आंसर होगा 9। तो 9 वॉज द एक्चुअल आंसर। तो रेजोनेंस की ये बात हो गई। अब उसके बाद मैंने पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने दिए थे, ट्रोपोलियम आयन के। तो ट्रोपोलियम आयन के स्ट्रक्चर्स मैंने बना के दिखा दिए। तब तक रेजोनेंस घुमाते रहेंगे जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंच जाए। और एक ये तरीका भी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाने का, कि पूरे हर जगह डेल्टा प्लस ना दिखा के, जब हर जगह डेल्टा प्लस आ रहा हो तो सब जगह ना दिखा के क्या करें, किसी एक पार्ट मतलब पूरे में गोला बना के वो पॉजिटिव चार्ज दिखा दें, उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की। यहाँ से थोड़ी सी आज का डिस्कशन शुरू होता है और इसे हम अच्छे से करना चाहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले जो है वो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी हम कंपाउंड को ढूंढना चाहते हैं। तो अगर हम साइक्लिक कंपाउंड को क्लासीफाई करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें तो साइक्लिक कंपाउंड कैन बी ऑफ 3 टाइप, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। या तो एरोमेटिक होंगे, या एंटी एरोमेटिक होंगे, या नॉन एरोमेटिक होंगे।
कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है? नंबर 1, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर, ये तो रेजोनेंस वाली कंडीशन है। एंड टू चेक द प्लेनरिटी वी विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर sp और sp2, ये तो बात हम लोग पहले से ही जानते हैं क्योंकि ये तो रेजोनेंस वाली कंडीशन है कि नहीं भाई? कमेंट करके बताओ रेजोनेंस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? और बहुत कम ही लोग देख रहे हैं, चलो ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो कम से कम 1000 लोग तो देख पाएँ, लेकिन हम लोग कहीं 100-125 लोग तक ही देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागेंगे लोग तभी उन्हें पता लगेगा कि कंटेंट क्या चीज़ होती है ना। हाँ, और ड्रामे तो करने ही नहीं हम लोगों को, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। शुरू करते हैं। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड टू चेक द प्लेनरिटी वी विल चेक फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर sp2 और sp। देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए विद इन द रिंग, कि विद इन द रिंग सिंगल और डबल बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। ठीक, इट शुड फॉलो हकल्स रूल, ये एक नई बात आ गई है हमारे सामने, इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है? हकल्स रूल कहता है विच सेज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कॉन्जुगेशन शुड बी 4n+2 पाई। जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई होने चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाईलाइट करके, कि पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स which are involved in resonance, which are involved in resonance, they can be pi bonds, और पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज भी जब रेजोनेंस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल ले लें सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो हम बेंजीन ले लेते हैं। अब बेंजीन में सब कुछ चेक करो तो पहले ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देख रहे हो भाई? सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये हो गया, यानी प्लेनर है। अब जरा देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, 3 पाई बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस, 3 पाई बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो दैट मीन्स it is following Huckel's rule, it is following Huckel's rule। तो हम कहेंगे ये क्या है कि the benzene is, that means therefore लिख देते हैं, therefore benzene is एरोमेटिक। बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक है। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक, एक और केस दे लेते हैं। मान लो हमने केस ले लिया, यहाँ पे जोड़ी लेते हैं सर, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन का। अब इस नेगेटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन psp2 है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ये बात हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या है? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाए हुए, ऐसे क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो प्लेनर तो है, प्लेनरिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसके जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना, इसके जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा?
तो ध्यान से देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन लगातार रेजोनेंस कर रहे हैं। ध्यान से देखना कि आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है यार। रेजोनेंस सबको करना आ गया होगा, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, है ना। घर पे प्रैक्टिस की होगी रेजोनेंस करने की, और रेजोनेंस आ गया तो ज़िंदगी आसान रहेगी। और यार एक बात और है कि अब चारों लेक्चर किसके आने वाले हैं, जीओसी के पूरे महीने, मतलब पूरे हफ्ते 4 लेक्चर जीओसी और आइसोमरिज्म आएगा, तो धड़ाधड़ जीओसी चलेगी, अब केवल ऑर्गेनिक ही चलेगी। ठीक है, तेज़ी से चलेगी ऑर्गेनिक। और जीओसी हाइड्रोकार्बन के बाद फिर 11th की फिजिकल आएगी, और 12th में फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो जब तक अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं लौट आए तब तक रेजोनेंस करते रहे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कॉन्जुगेशन कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कॉन्जुगेशन वो कितने आ गए? एक आया 1, ऐसा लिख देते हैं 1 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 पाई बॉन्ड्स, प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। ये बात समझ में आ रही? 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 6। तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 4n प्लस 2 की वैल्यू आई 6, तो n की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये भी कैसा है? एरोमेटिक है। बात आसानी से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से। ठीक है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बात करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी फॉलोड। फर्स्ट टू कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी फॉलोड का मतलब क्या है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी फिर ही हम आगे बात कर पाएंगे। तो फर्स्ट टू कंडीशन शुड बी फॉलोड। नंबर 2 है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। अब उसमें क्या था? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसमें कितने होने चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n पाई, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो इस बार क्या करो, यहाँ पे प्लस लगा लो, साइक्लोपेंटाडाई कैटाइन ले लेते हैं। ठीक, अब ये रेजोनेंस कराओ इसका। रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तब तक घुमाते रहेंगे जब तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंच जाए। तो ध्यान से देखो, प्लस चार्ज तो कोई कंट्रीब्यूट करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं प्लस चार्ज के पास। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है? तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू हो गया 4n पाई इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखें तो कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी नॉन एरोमेटिक देख लें। कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कैसे होगा? तो द फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एनी ऑफ द टू शुड नॉट बी फॉलोड। या तो कंपाउंड प्लेनर ही ना हो, क्या हो सकता है? या तो कंपाउंड प्लेनर ही ना हो, या फिर क्या हो कि उसमें कॉन्जुगेशन ना हो। दो कंडीशन हो सकती है, या तो कंपाउंड प्लेनर ना हो या फिर उसमें कॉन्जुगेशन ना हो। दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई कर गई तो फिर क्या होगा कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो एरोमेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, अब इसमें देखो जैसे ही sp3 हाइब्रिड कार्बन मिल गया, जैसे ही sp3 कार्बन एक भी मिल गया तो हम कंपाउंड को क्या कह देंगे?
नॉन एरोमेटिक कह देंगे। इसमें देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, sp3 हाइब्रिड कार्बन, तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो अब हम तीनों कंपाउंड्स की टाइप सीख गए हैं कि कैसे होना चाहिए, कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो क्या होना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होने चाहिए, विच इज कॉल्ड हकल्स रूल। अगर नॉन एरोमेटिक है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी एरोमेटिक है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, विच इज कॉल्ड मोबियस रूल। ठीक है, लेकिन मोबियस का नाम नहीं लेते हैं, हकल रूल देखते हो। जो हकल रूल नहीं है वो क्या है, 4n इलेक्ट्रॉन्स है। और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक के लिए कंपाउंड को या तो प्लेनर नहीं होना चाहिए, या फिर उसका कोई भी कार्बन में कॉन्जुगेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो उनसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, इन क्वेश्चंस को तुम अभी अटेम्प्ट करके हमें बताओगे कि क्या करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ करते चलोगे। हम लोग लगभग देख लो, तुम काउंटिंग देख लो कितनी है। हम लोग लगभग 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब स्टे ट्यून्ड, यही क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में और देखते हैं कैसे करते हैं। पहला कंपाउंड देखो, अब करना क्या है, जो कंपाउंड एरोमेटिक है उसे ए लिखना है, जो कंपाउंड एरोमेटिक है उसे ए लिखना है, जो नॉन एरोमेटिक है उसे एन ए लिखना है, और जो एंटी एरोमेटिक है उसे ए लिखना है। ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है, आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जैसे पहला कंपाउंड देखा, पहले कंपाउंड में देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आते ही वो कैसा हो जाएगा, Na, नॉन एरोमेटिक। दूसरे में भी यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, तो ये क्या हो गया, Na हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ ये रेजोनेंस कर सकता है, बना के देखो भाई रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं हम लोग। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n+2 इज इक्वल्स टू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। तसल्ली से करना है, पॉजिटिव चार्ज के साथ तो सब कुछ प्लेनर था ही, sp2 था, तो मैंने उसे लिखा नहीं, बस देख लो। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कि ये कैसा है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बनाओगे, जरा बनाना भाई, नेगेटिव चार्ज में देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन psp2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आया, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही बना रहे, देखो ध्यान से। रेजोनेंस के लिए हाथ जितना ज़्यादा तेज चलेगा उतनी ही ज़िंदगी आसान रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल। तो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n पाई इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू 1 आ गई। अगर 4n पाई की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, तो इसका मतलब कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 4n पाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 1 आके ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब यार देखो, n की वैल्यू 1 आके, इससे कंफ्यूज मत होना कि एरोमेटिक में ही बनाती। अगर 4 के टेबल में आ रही है तो एंटी एरोमेटिक, और 4 के टेबल में नहीं आ रही तो हम फिर हकल रूल से चेक करेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बोरॉन वाला करके देख लेते हैं यार। बोरॉन वाले के लिए मैं बना देता हूँ। अगर इसे यहाँ पे रेजोनेंस कराया तो बोरॉन का मतलब तो पॉजिटिव चार्ज ही है, बेसिकली खाली जगह है। तो बोरॉन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन पर ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बोरॉन का पॉजिटिव नेगेटिव मिला के हम बॉन्ड नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सॉरी, अभी इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बिल्कुल आसानी से। तो इसमें कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन कॉन्जुगेशन कितने आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन आ गए कितने 2, तो 4n+2 की वैल्यू आ गई 2, तो n की वैल्यू आ गई 0, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये याद रह पाएगा। अब इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं और ये sp3 है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, अगले में भी देखो, ये कार्बन कैसा है sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। हो गया, एन ही लिख देते हैं, जल्दी लिख जाएगा। अगले में देखो, जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कौन सा कार्बन आ गया, sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है यार? छोड़ दूँ कि अपने आप करोगे, कुछ क्वेश्चन अपने आप करोगे, छोड़ दूँ या मैं ही लगवाऊँ? चलो मैं ही लगवा देता हूँ, क्योंकि फिर होमवर्क के लिए तुम परेशान होते हो। करना क्या है कि मेरे करने से पहले शीट को डाउनलोड कर लेना है, लेकिन शीट में भी तो सॉल्व भी मिलेंगे, ठीक है। कॉपी पे ड्रॉ कर लेने सारे स्ट्रक्चर, शीट को डाउनलोड करके आंसर चीटिंग नहीं करनी है ना, ये मान लेते हैं आंसर चीटिंग नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, सारे क्वेश्चन नोट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और इन्हें अटेम्प्ट करके देखेंगे अपने आप। जब नहीं लगेगा तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे, जिस जिस क्वेश्चन पे गलत हुआ वहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसे। ठीक, अब देखो जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp3 है तो Na, ये सब कुछ sp2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बताओ भाई जल्दी, कितने घूम रहे होंगे, देख लो कितने घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना यार। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। इसमें कितने मूव करेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हो। तो अगर इसका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसा बना लेंगे, सब पे डबल बॉन्ड और -2 लिख देंगे। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यानी कि क्या हो गया, ये 4n+2 की वैल्यू 6 आ गई, तो n की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये तो हमने एग्जाम्पल ही किया था, ये कैसा था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये कहता था एंटी एरोमेटिक था। इसमें जब इलेक्ट्रॉन घुमाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसका नाम क्या है, पाइरोल है। पाइरोल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, देखो जरा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी आ गए, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। इसका नाम फ्यूरेन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लिख देते हैं इस बात को। द सेकेंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट अंडरगो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सल्फर को कहते हैं थायोफीन, इसे क्या नाम है, थायोफीन कहते हैं सर। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक रेजोनेंस में जाएगा, तो इसमें भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। बोरॉन के साथ जब रेजोनेंस होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, यानी कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो क्या है, ये sp3 है, तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे कैसा है, sp3 है, नॉन एरोमेटिक। इतने क्वेश्चन आने के बाद तो यार एरोमेटिसिटी बिल्कुल बढ़िया से मक्खन तरीके से आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैसा है, sp3 है, तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक, बेंजीन तो एरोमेटिक है, इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखो रेजोनेंस इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये निगेटिव इधर गया, ये इधर गया, तो ये कन्वर्ट होकर बेसिकली बेंजीन बन गई। तो अगर रेजोनेंस के बाद भी एरोमेटाइज हो रहा है तो हम उसे भी एरोमेटिक ही कहेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस किया, ये इधर चला गया, तो क्या बना इससे, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। ठीक, नाइट्रोजन का लोन पर इधर रेजोनेंस करेगा, तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट, तो ये भी कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। ठीक है, अगला वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो कैसा बन गया, एरोमेटिक, क्योंकि अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये बेंजाइन है और बेंजाइन भी एरोमेटिक होती है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी कैसी है, एरोमेटिक है। इसमें 8 नहीं है, ये 2 ऑर्बिटल, जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला बाहर वाला, ये बेसिकली ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। ये क्या है, दिस बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, नॉट अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड नहीं है वो। इस बात का ध्यान रख पाओगे हम भाई, रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, ये रखना ही पड़ेगा, नहीं पाओगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, रखना ही पड़ेगा ध्यान। अगला क्वेश्चन देखो, sp3 नॉन एरोमेटिक, sp3 नॉन एरोमेटिक, ये तो ट्रोपोलियम आयन है, इसके रेजोनेंस हम बना चुके हैं, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो ये कैसा आ जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए ये रेजोनेंस निगेटिव चार्ज करता ही नहीं है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता नहीं। अब भाई केसेस बढ़ेंगे तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि अलग अलग बात कर रहे हैं हम लोग, मुश्किल बात करना शुरू कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा। ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस अगर करेगा तो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और नहीं करेगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो लोन पेयर जो है लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज वोंट अंडरगो नेगेटिव चार्ज वोंट अंडरगो, ध्यान से सुनना मेरी बात, won't undergo resonance because if it resonate then the system becomes anti-aromatic, which is less stable than both non-aromatic and aromatic। ठीक, अब अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता तो कैसा हो जाता, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाता, जो कम स्टेबल होता नॉन एरोमेटिक से। लेकिन ये सुविधा छोटी रिंग्स के पास नहीं होती है। ठीक, ये सुविधा छोटी रिंग्स के पास नहीं होती। ठीक, इफ
the ring size is 7 or greater, and due to resonance the system becomes anti-aromatic, then it changes its shape ड्यू टू लार्जर साइज। अब लार्जर साइज से होगा क्या, फ्लेक्सिबल होगी एंड गोज आउट ऑफ प्लेन। ये छोटी रिंग के पास सुविधा नहीं है, बड़ी रिंग के पास सुविधा होती है। तो बड़ी रिंग होने पे क्या होता है कि वो आउट ऑफ प्लेन चली जाती है रादर देन क्या करे, एंटी एरोमेटिक। और आउट ऑफ प्लेन जाते ही वो क्या बन जाती है, नॉन एरोमेटिक बन जाती है। उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है तो क्या बन जाती है, नॉन एरोमेटिक बन जाती है। ठीक, तो ये रेजोनेंस दिखाएंगे। तो ये तो कैसा हो गया, ये वाला सिस्टम तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, तो ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक है और ये ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसमें अगर रिएक्शन हो, मतलब इसमें भी रेजोनेंस हो, तो कितने बन जाएंगे, ये बन जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं बनाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, अपनी शेप चेंज करता है और टब लाइक शेप बना देता है। क्या बना देता है, टब लाइक। ये नॉन प्लेनर है, ये टब लाइक है। ठीक, टब लाइक और नॉन प्लेनर है। तो इसे कहते हैं कॉट। कॉट का मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक, तो ये कैसी है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है, टब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा, टब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अगले वाले में देखते हैं, इसमें रेजोनेंस कराओ यार। ये सब रेजोनेंस करेंगे आपस में और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक। जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर घूम के आ जाएगा और इस तरह से पूरा रेजोनेंस चलता रहेगा। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 10 पाई हम लोगों ने पहली बार देखे, तो 4n + 2 को 10 रख देते तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। इसका नाम, ये तो नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n = 2 है, यानी कि ये कैसा है, एरोमेटिक। अगला एंथ्रासीन है, नाम भी याद रखना है इनके। अगला क्या है, एंथ्रासीन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड्स हैं इन कॉन्जुगेशन। इन कॉन्जुगेशन कितने, 7 पाई बॉन्ड्स, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n + 2 = 14। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो एंथ्रासीन भी कैसा है, एरोमेटिक है। देख लो, हम 42 क्वेश्चन तक पहुंच गए 33 मिनट्स में। स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा है यार, अगर ज़्यादा लगे तो कमेंट करके बता देना कि सर ज़्यादा तेज जाते हो, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ठीक, अब अगला देखते हैं, इसका नाम है फिनेंथ्रीन। ये क्या है, ये है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि n = 3 है। तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कि किसमें कितने सब रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक, इन्हें कहते हैं हम लोग एनिलीन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 10 एनिलीन। ऐसी ब्रैकेट में करके लिखा जाता है, ध्यान रखना। कोचिंग में कितने लोगों ने पढ़ लिया है और क्या क्या डाउपर ने पढ़े थे, सारे केसेस कमेंट करके बताना कि सर सारे पढ़े थे, और नहीं पढ़े तो सीख लो यार। जब जागो जब ही सवेरा है। सही आदमी से टकराना ज़रूरी है जीवन में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टकरा जाऊँ।
अब 10 एनुलिन कैसी होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन उसके ये दो हाइड्रोजन जो है ये बहुत पास आ जाते हैं। इनमें क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। और इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो एनिलीन हमें ऐसी दिख रही है, अभी कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, देखो ऐसी, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन है, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगी, ये खड़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो स्टेरिक रिपल्शन बिकॉज ऑफ विच दे गो आउट ऑफ प्लेन। दे गो आउट ऑफ प्लेन, वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। आउट ऑफ प्लेन जाने से कैसा हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाते हैं, इसीलिए कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक भी है। नॉन प्लेनर चला गया, इसलिए कैसे है, नॉन एरोमेटिक। अब जो ऑक्सीजन आया, देखना यार ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन क्या करेगा, वो प्लेन में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बिल्कुल डंडे की तरह ऐसे ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो इस रिंग को प्लेन के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जो हाइड्रोजन में ज़रूरत थी। हाइड्रोजन में ज़रूरत थी क्योंकि हाइड्रोजन खुद प्लेन के बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन खुद प्लेन के बाहर आ गया और उसका लोन पेयर भी सेम ऑर्बिटल में नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे हो गई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए n=2 के लिए कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। शर्त ये है कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो खुद आउट ऑफ प्लेन आ जाना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। NH लगा है तो सेम काम होगा, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी आउट ऑफ प्लेन होगा। इसी तरह से CH2 भी आउट ऑफ प्लेन होगा। एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया एरोमेटिक, और ये भी हो गया एरोमेटिक। तो विद इन द रिंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। जो CH2 है वो कहाँ है, वो CH2 बाहर की साइड है, इसलिए कोई दिक्कत उसने पैदा नहीं की। अब ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है, हनी बी कॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो इनमें क्या करते हैं, इनमें हम लोग ओनली पेरीफेरल स्ट्रक्चर को ही, पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं। लिख देते हैं, इन हनी बी कॉम्ब स्ट्रक्चर in honeybee comb structure we count only the peripheral pi electrons which are in conjugation to each other, which are in conjugation with each other and not the central in the counting। ठीक, तो इसे जरा काउंट करो, ये इधर गया, ये इधर आया, 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 ये इधर आया। तो कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा। बीच वाले को हमने काउंट नहीं किया, इसे हमने काउंट नहीं किया, इसके साथ रेजोनेंस नहीं कराएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। रिंग को प्लेन में रखने का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n=3 आ गया, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ऐसे जब इसे काउंट करोगे तो क्या होगा, बीच वाली रिंग को हम छोड़ देंगे, किनारे किनारे काउंट कर लोगे, तो बताना ये होमवर्क है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है जी। तो बताना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। अब इसमें जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम 14 एनुलिन है। क्या है, 14 एनुलिन है। 14 एनुलिन कैसी होती है, एरोमेटिक, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से 18 एनुलिन है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कहीं छूट गया यार, एक कार्बन कहीं छूट गया है। हाँ देखो छूट गया ना, बता नहीं रहा यार, गिनती गलत डाल दी, एक कार्बन छूट गया गिनती करने में।
तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक, अब ऐसे कंपाउंड्स को जो ये नीचे लिखे हुए हैं इन्हें हम लोग सूडो एरोमेटिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये जैसे दिख रहा है उनमें एरोमेटिक नहीं है, लेकिन मैं जरा सा भी रेजोनेंस अगर करा दिया जाए तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये प्लस। अब ये पाई बॉन्ड अपने में घूमता रहेगा, कभी भी ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज से ज्वाइन नहीं होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो नेगेटिव और इस पर पूरे पे पाई बॉन्ड घूम रहा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे रिंग के अंदर, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। गिवन स्ट्रक्चर में इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक है। इसी तरह से अगर इसे देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक आ जाएगा और ये हमारा एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जाए कि इसकी बॉन्ड रोटेशन का बैरियर x है, इसका y है, इसका z है, वेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर x, y एंड z। हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करनी है, 50+ क्वेश्चंस किए हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक, तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड आर द बॉन्ड रोटेशन बैरियर बॉन्ड रोटेशन बैरियर का मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉन्ड। ठीक, तो हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। तो देखो जेड क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा था, जेड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो डबल बॉन्ड रह गया उसे डबल बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते। तो एक्स और वाई जेड में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वाई की, फिर एक्स की होगी, फिर जेड की होगी, क्योंकि जेड में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा देर के लिए डेवलप होगा, इसलिए जेड की सबसे कम होगी। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब इन कंपाउंड्स को देखते हैं, इन्हें कहते हैं एजुलिन्स। क्या कहते हैं, ये क्या है, कितने लोगों ने पढ़ी थी ये बताना मेरे को, है ना। ये एजुलिन्स है। एजुलिन्स में बताना होता है कि इसमें भी एक्स वाई और जेड ले लेते, एक्स वाई ले लेते हैं, तो इसमें बताना है बॉन्ड रोटेशन बैरियर। ठीक, बॉन्ड रोटेशन बैरियर में देखो कि अगर हम इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दें, हमें बॉन्ड को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों रिंग्स क्या हो जाएं, एरोमेटिक हो जाएं। तो हमने इस तरह से तोड़ा तो ये क्या हो गई, ये भी एरोमेटिक हो गई और ये भी एरोमेटिक हो गई। अगर हम इसे इस तरह से तोड़ें तो ये प्लस आया, ये माइनस आया, तो ये एरोमेटिक हुई और ये नॉन एरोमेटिक हुई। अगर हम इसे दूसरी तरीके से तोड़ दें, इधर से तोड़ दें ऐसे करके, तो देखना जरा बनेगा क्या। मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें फ़र्क बताने के लिए, बस थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, चल जाएगा काम हमारा। ठीक, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया और ये एरोमेटिक बन गया। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, ये नहीं बनाएंगे। ठीक, दिस इज़ रॉन्ग। अब बताओ एक्स और वाई में किसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा, जिसमें दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक बन रही है, वो बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा और ज़्यादा पोलर भी होगा मॉलिक्यूल। तो ज़्यादा पोलर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें एक्स और वाई में एक्स विल बी लेस देन वाई, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर पोलर होगा, मोर पोलर भी होगा। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, इसीलिए इस टॉपिक को सेपरेट रखा था जिससे तुम डाइजेस्ट कर पाओ। 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, इसमें भी हम लिख देते हैं एक्स और वाई। तुम्हें इनमें बैरियर बताना है, बता पाओगे आसानी से। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे, और हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सारे इफेक्ट्स डिस्कस कर चुके होंगे, और क्योंकि क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो संडे को हम लोग इफेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे वाली क्लास है तुम देख रहे हो आज,
संडे को हम लोग इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे, ट्यूसडे को कार्बोकैटायन कार्बोनाइन करेंगे, और थर्सडे को हम लोग बाकी रेडिकल और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह वो सब कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एसिड और बेस। तो ये मान लो नेक्स्ट सैटरडे तक जीओसी ख़त्म हो जाएगी पूरी। फिर हम लोग काम करना शुरू करेंगे किस पे, आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म में भी 6-7 क्लास तो लगेगी यार, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जीओसी की तो इट विल कवर अप ईजिली। और जैसे अगर तुम्हें जीओसी ढंग से आ गई तो उसके बाद तो तुम ऑर्गेनिक मक्खन की तरह चलेगी मस्त आराम से। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना ये लेक्चर छोटा इसलिए रखा है इसमें क्योंकि तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम इसे लगाओगे ना तो टाइम लगेगा। तो छोटा सा लेक्चर है, इसे आराम से देखो और आराम से करो। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।